नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का पूरा चैप्टर। कोशिश करूंगा कि मैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिशअप करवा दूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो जो भी चीज़ें एग्ज़ाम में आते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वो चीज़ अच्छे से बता सकूं और साथ ही साथ आप जो है आसानी से उसे किस तरह से याद करोगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चले जाऊँ। सबसे पहले अगर हम बात करें हेलो एल्केन और हेलो एरिन में, तो यहाँ पे आ जाता है, सबसे पहले आता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बेस पे ना सिंपल आपको याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी पॉली हेलोजन कंपाउंड हो, मतलब उसमें एक हेलोजन ग्रुप हो या फिर दो हेलोजन हो या फिर तीन हेलोजन हो, उसी हिसाब से आप उसे डिवाइड करोगे मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन में। सिंपल सिंपल हम चीज़ें रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। मतलब अगर एक सीधी चैन है जिसके अंदर अगर तीन हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं उसे हम कह देंगे ट्राई हेलो एल्केन, अगर दो हैं तो डाई हेलो और फिर अगर एक है तो मोनो हेलो हम कह देंगे। बात करते हैं अगर हम यहाँ से अगर बेंजीन लगा हुआ है, तो अगर बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर एक है या दो है या फिर तीन है, उस बेस पे हम कह देंगे मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन या फिर ट्राई हेलो एरिन। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपका यहाँ से जो पोर्शन है वो फिनिश हो जाएगा। साथ ही इसके बाद आपका जो आ जाता है क्या, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन, मतलब sp3 कार्बन है, एक्स यहाँ पे हेलोजन शो किया गया है कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है। इसके अंदर जो होता है CnH2n+1x, अगर इस फॉर्मूले में चीज़ें फिट हो रही हैं मतलब कि वो आपका क्या हो जाएगा, एक हेलो एल्केन हो जाएगा। बात करते हैं हेलो एल्केन में तीन तरह की चीज़ें हैं, यहाँ भी सिंपल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में ना मैं आपको सिंपल बताऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड मैं करता ही नहीं चीज़ों को, ताकि सिंपल ही समझ में आ जाए। सिंपल आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे जो है कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं या फिर कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो है हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे जाकर के सिर्फ एक एल्काइल से ग्रुप एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, हम कह देंगे प्राइमरी। अगर वो कार्बन दो से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी और तीन से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी। बात खत्म, कोई टेंशन नहीं। फिर इसके बाद आ जाता है एलाइलिक हेलाइड। एलाइलिक हेलाइड में आप क्या ध्यान रखोगी कि कार्बन जो है जो जिससे हेलोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आपका होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद जो अगला कार्बन रहेगा उसके साथ होगा डबल बॉन्ड और फिर एक कार्बन। मतलब अगर सिंपल मैं आपको इसे बताऊं तो इसमें आपको याद रखना है कि एक तो होगा भाई कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी एक मिनट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद एक और कार्बन। ठीक है, इसके बाद हेलोजन अगर ऐसा कहीं भी दिख जाता है वो आपका हो जाएगा एलाइलिक हेलाइड, चाहे वो यहाँ पे हो। अगर इस तरह से अगर साइकिल में बना हुआ है तो ही पहले आपका डबल बॉन्ड, फिर से एक बॉन्ड और फिर से उससे हेलोजन जुड़ा हुआ, ये आपका हो जाता है एलाइलिक हेलाइड। अगर हम बात करते हैं बेंजाइलिक हेलाइड, तो बेंजाइलिक हेलाइड में मतलब कि क्या है कि बेंजीन रहेगा, बेंजीन से जुड़ा होगा एक कार्बन और उस कार्बन से जुड़ा होगा हेलोजन। वो सिंपल आपका हो जाएगा क्या, हम वहाँ पे इसे आसानी से हम कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा बेंजाइलिक हेलाइड। बेंजाइलिक हेलाइड हो गया। बेंजाइलिक हेलाइड के बाद आपका आ जाता है विनाइलिक हेलाइड। विनाइलिक हेलाइड में कहेंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहेगा ना, उसी से डायरेक्ट अगर कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसे हम कह देंगे विनाइलिक हेलाइड, और अगर डायरेक्ट बेंजीन से ही जुड़ा हुआ है तो उसे हम कह देंगे एरिल हेलाइड्स। बस सिंपल आपको यहाँ रखना है कि विनाइलिक में भाई जो भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहेगा उससे अगर डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है तो विनाइलिक हेलाइड, और अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद एक और कार्बन है और फिर जाकर के हेलोजन जुड़ा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा वहाँ पर एलाइलिक हेलाइड। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं IUPAC नेम की तरफ। IUPAC नेम में कुछ भी बात नहीं है, IUPAC नेम आपने 11th में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या करना होता है, सिर्फ नंबरिंग करनी होती है। जैसे 1 2 3, मतलब जहाँ पे भी कोई भी हेलोजन ग्रुप होगा वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फिर साथ में आपका हो जाएगा ये 1 ब्रोमो प्रोपेन, और अगर इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो यहाँ पे क्लोरीन दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है
तो 2 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पे अब जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 1 पे तो क्लोरो है, 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, और ये आखिरकार आपका जो है प्रोपेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन इसमें 3 कार्बन का है तो प्रोपेन। ऐसे करके जो बेंजीन वाले भी आप इसमें कर सकते हो। बेंजीन में तो सिंपल है, अगर Br जुड़ा हुआ है तो ब्रोमोबेंजीन, 2 जगह Br जुड़ा हुआ है तो एक पे है और एक 3 पे है तो 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, अगर 3 जगह जुड़ा हुआ है तो 1 फिर 2 ये 3 4 5, मतलब 1 3 और 5 पे जुड़ा हुआ है तो 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, IUPAC नेम भी आप आसानी से कर लोगे। इसका एक आज आपका आता है जेम डाइहेलाइड और विसिनल डाइहेलाइड। इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको दिमाग में ध्यान रखना है, वो रखना है कि अगर कोई भी कार्बन कार्बन की चैन है, अगर सेम कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो उसे हम कह देंगे जेम। जेम में क्या होता है कि चीज़ें एक जगह ही मिक्स होती हैं। तो जेम अगर 2 अलग अलग कार्बन है और उसके साथ दोनों अलग जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है या फिर फ्लोरीन है वो एक दूसरे के ही साथ ही जुड़े हुए हैं पर दोनों अलग अलग कार्बन पे हैं तो उसे हम कह देंगे विस डाइहेलाइड। यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपको जो है ये वाला टेबल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इस टाइप के आपको नाम दे देगा कि ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन का हम रिएक्शन करवा रहे हैं, या फिर हम क्लोरोफॉर्म आपको टेस्ट बताना है, या फिर हम टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लोगे, और IUPAC नेम तो आप आसानी से इसे लिख ही सकते हो। इसका अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये तो आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आपको 100% कर लेना है, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन जो है ज़्यादातर अगर आपका इसमें से IUPAC आता है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि इसी 6 में से कोई एक पूछेगा। इन 6 को करने का तरीका है कि आप यहीं पर इसी के अंदर जो है नंबरिंग ना करने के बजाय पहले इसे अच्छे से ओपन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो जैसे यहाँ पे कार्बन है तो हमने लिख दिया एक कार्बन, इस कार्बन के बाद फिर से एक बॉन्ड है और फिर कार्बन है जिससे कि जुड़ा हुआ आपका यहाँ वाला हाइड्रोजन, फिर उसका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद फिर से एक कार्बन है जो कि यहाँ वाला, और इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन जो कि ये रहा, फिर से एक बॉन्ड गया सीधा और उसमें हमने क्या कर दिया कार्बन जो कि ये वाला कार्बन है। इस कार्बन से नीचे आपका आ जाता है CH3, ऊपर आपका है हाइड्रोजन और यहाँ है आपका Br। जब इस तरह से आपका चेन जो है जो सिंपल फॉर्म में बन जाएगा तब आप इसे यहाँ से जब नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 तो आप इसे आसानी से बहुत ही ईजिली इसे कर सकते हो। ठीक है, बस इसकी नंबरिंग जो है वो थोड़ी सी अपोजिट कर लोगे क्योंकि डबल बॉन्ड पहले आना चाहिए, इसलिए इसकी नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 और ये 5, मतलब कि 4 पर आपका ब्रोमो आएगा। ओके, आप इसे ऐसे कर लोगे। साथ ही अब नेचर ऑफ सिक्स की बात करें तो ये उतना ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे आपका जो है बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा जाता है कि किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो आप यहाँ से बस देख लो, इसे C और F के बीच में, CCl के बीच में, CBr के बीच में और Ci के बीच में। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण जो है इसका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाता है। बात खत्म। इसका अगर हम बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कि किस तरह से हम जो है बनाएंगे, अगर हमें कोई भी मतलब आपको हेलो एसिड दिए हुए हैं, आपको एसिड दिया हुआ है, OH ग्रुप दिया हुआ है, हेलो एसिड्स दिए हुए हैं, उससे आपको बनाना है कोई भी हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने के लिए आपके काफ़ी सारे चीज़ें होते हैं जिससे कि आप बना सकते हो। बस इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है कि हम किसके अंदर क्या मिला रहे हैं, किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारा क्या बन रहा है। सिंपल ROH अगर HCl रहेगा उसमें अगर आप ZnCl2 डाल दोगे तो RCl बन जाएगा। अगर ROH है NaBr H2SO4 डालोगे तो RBr बन जाएगा। ROH में कोई भी PX3 डाल दो, जो यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है या फिर ब्रोमीन भी हो सकता है। मान लो हमने PCl3 डाला तो यहाँ पे 3 RCl बन जाएगा और H3PO3, और ROH में अगर हमने PCl5 डाला तो RCl POCl3 प्लस HCl। और अगर यही आपको ब्रोमीन और आयोडीन चाहिए तो यहाँ पर आपके का जो ये है X2 है, यहाँ पर ब्रोमीन और फिर आयोडीन ही होगा, क्लोरीन और फ्लोरीन जो है वो आपके नहीं होंगे। तो ROH से यहाँ सीधा बन जाएगा आपका RX। और सबसे बेस्ट जो होता है कि अगर आपको क्लोरो एल्केन बनाना हो तो आप सबसे बढ़िया आप SOCl2 का यूज़ करो। कोई भी अगर आपका जो है एल्कोहलिक ग्रुप है वो वहाँ से हट के वहाँ पर सीधा का सीधा Cl आ जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया। अब इसे फटाफट से आप इस सभी चीज़ों को याद कर लोगे। फिर अगर हम बात करें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन में अगर हम क्या करते हैं, कोई भी आपका एल्केन है जिसके अंदर अगर हम Cl2 और UV लाइट डालते हैं
तो वो अलग अलग जा कर के अटैक करता है, वो सारे के सारे कार्बन पे जा कर के अटैक करेगा। मतलब एक बार इस वाले पे भी आएगा, एक बार इस वाले कार्बन पे आएगा तो हमारा ये कंपाउंड बन गया, एक बार इस वाले कार्बन पे आएगा तो आपका ये कंपाउंड बन गया, अगले बार इस वाले कार्बन पे आएगा लेकिन कंपाउंड आपका सेम रहेगा, इसलिए हमने वापस नहीं लिखा। और एक बार इस पे भी अटैक करेगा लेकिन कंपाउंड आपका सेम यही रहेगा, इसलिए हमने सिर्फ 2 ही लिखा है, ना कि हमने 4 लिखा, क्योंकि इस पर और इस पर जब अटैक होगा तो सेम बनेगा, और इस पर अटैक, मतलब दूसरे और तीसरे कार्बन पे अगर अटैक होता है तो सेम यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और अगर पहले और चौथे पर अगर क्लोरीन अटैक करता है तो आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ से एल्कीन की। एल्कीन में सिंपल है, कहीं भी डबल बॉन्ड है और वहाँ पे अगर हमने HCl लगाया या फिर HBr लगाया फिर HI लगाया तो सिंपल है, एक के पास चला जाएगा हाइड्रोजन और एक के पास चला जाएगा आपका जो भी हमने हेलोजन ग्रुप लिया है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, हम जैसे लेंगे उस तरह से ये चला जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, लेकिन अब देखो इसमें तो क्या है कि दोनों तरफ आपका सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाता है जिसमें कि यहाँ पर तो आपका CH2 है और यहाँ पर आपका है CH, तो हमें इसमें ये नहीं पता होगा कि हमारा हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा और फिर आयोडीन कहाँ पे जाएगा। इसके लिए एक रूल होता है मार्कोनिकोव रूल, क्लास 11th में था लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिंपल बता देता हूँ। मार्कोनिकोव रूल का यही कहना है कि जो जितना अमीर होगा वो और भी अमीर होते चला जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो जिसके पास जितना ज़्यादा हाइड्रोजन वो और हाइड्रोजन लेना चाहेगा कि ये हाइड्रोजन फिर इसके पास चला गया और ये जो आयोडीन था वो इसके पास आ जाएगा। तो ये रहा जो आयोडीन है वो तो आपका कहाँ गया, ये आयोडीन तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन था वो आपका यहाँ पे आ गया है। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से, आप इसे आसानी से मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल को आप यहाँ पर कर सकते हो। और यही आपका जो होगा वो मेजर होगा, मतलब कि जो मार्कोनिकोव रूल वाला होगा ना ये वाला मेजर होगा। बनेगा तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, लेकिन मेजर वो वाला होगा जिसमें कि हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले के पास जुड़ा है और जो आयोडीन है वो कम हाइड्रोजन वाले के पास जुड़ा हुआ है, तो वो मेजर कंपाउंड होगा। अगर आप रिएक्शन भी करोगे तो अगर आप सिर्फ इसे भी लिखोगे ना तो भी आपका आंसर सही चला जाएगा। और इसमें अगर आपको विसिनल डाई ब्रोमो या फिर विसिनल डाई क्लोरो बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हो। आप हमने क्या ले लिया, इथीन ले लिया, उसका हमने Br2CCl4 के साथ रिएक्शन करवाया, तो ये Br2 जो है तो दोनों एक बार Br इस पर और एक बार Br इस पर, दोनों अलग अलग अटैक कर दिया और दोनों पर Br आ गया, तो अभी हमारा बन गया विसिनल डाई ब्रोमो। अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड बनाना है तो आप इस तरह से इसे बना सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में 2 है, फिंकलस्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। सबसे पहले हम फिंकलस्टीन की बात करते हैं। तो फिंकलस्टीन का कहना है कि अगर कोई भी क्लोरो एल्केन रहेगा या फिर ब्रोमो एल्केन रहेगा, मैं उसे कन्वर्ट कर दूंगा आयोडो एल्केन में, बस मुझे एक NaI दे दो। अगर NaI उसे दे दोगे तो सिंपल Cl और Br को I जो है रिप्लेस कर देगा, I जो है वो खुद यहाँ पर आ जाएगा R ग्रुप के साथ और वो जो है बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से हम इसे फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम RI बना सकते हैं। बात करते हैं अगर श्वार्ट्ज रिएक्शन की, तो ये नेमिंग रिएक्शन है, ये तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। श्वार्ट्ज रिएक्शन में वो कहता है कि मैं बनाऊंगा कोई भी फ्लोरो एल्केन। फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए मुझे बस इन चारों में से कोई भी दे दो। अगर मान लो इस चारों में से कोई भी दे दोगे तो मैं यहाँ पर फ्लोरो एल्केन बना दूंगा। जैसे AgF हमने दे दिया, CH3Br है, हमने AgF दिया, तो यहाँ से सीधा CH3F जो है वो यहाँ पर बन गया है। इसके बाद आपका आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन, कि हेलो एरिन का प्रिपरेशन हम किस तरह से करते हैं। तो वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन से हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हम कोई भी Cl2 डार्क, मतलब डार्क जगह पे रखते हैं, अंधेरे जगह पे रखते हैं, उसके बाद अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ना, तो कोई भी अगर आपका कंपाउंड है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH3 था, मतलब हम इसे टोल्यूइन कहेंगे। अब इस टोल्यूइन को हमें बनाना है, क्या हमने X2 और Fe डार्क में रखा, आयरन की प्रेजेंस थी और उसमें हमने डार्क जगह पे रख दिया। उससे क्या होगा कि जो हेलोजन है वो ब्रेक हो जाएंगे। हेलोजन ब्रेक हो जाने के बाद एक बार तो CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार CH3 के पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, तो इससे आप जो है आपके 2 कंपाउंड बन जाएंगे।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रॉम एमाइन बाई सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन से भी हम इसे कर सकते हैं। एक डाइजोनियम ग्रुप होता है, डाइजोनियम सॉल्ट होता है, जो कि आप एमाइन वाले चैप्टर में आगे जो है वो अब आप पढ़ोगे। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल है कि बेंजीन के ऊपर अगर NH2 है और उसमें अगर आप NaNO2 प्लस HX डालते हो तो वहाँ से आपका N2X बन जाएगा, कि N2 तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ से X जो है वो भी यहाँ जाएगा और ये हो जाएगा आपका N2X। अगर यहाँ Cl रहता है तो डाइजोनियम क्लोराइड हो जाता है, अगर सिर्फ X है तो हम इसे कह देंगे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड हो गया। और जब ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का रिएक्शन हम Cu2X2 से करते हैं, यही होता है आपका सैंड मेयर रिएक्शन, जो कि ऊपर लिखा हुआ भी है सैंड मेयर रिएक्शन। तो ये आपका जो हो जाता है एरिल हैलाइड यहाँ पर बन जाता है। और यहाँ पे N2X है और यहाँ पे Cu2X है। तो ये वाला जो X है ना, एक मिनट, ये वाला जो X है वो यहाँ पर आकर के आपका लग जाता है और इस तरह से एरिल हैलाइड बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया बेंजीन के ऊपर N2X बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड ले लिया, इस पर हमने रिएक्शन करवाया KI का, तो ये I जो है वो यहाँ पर आकर के लग जाएगा और ये बन जाएगा आइडो बेंजीन। ये आपका हो गया। इसके बाद आपका जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि ये तो है सिंपल वाला क्वेश्चन है जो कि आप इसे मार्कोनिकोव रूल से कर सकते हो, ये भी मार्कोनिकोव रूल से कर सकते हो, पर ये वाला क्वेश्चन जो है आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल से होता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल उससे जस्ट अपोजिट होगा, मतलब अगर कहीं भी HBr और पर ऑक्साइड देख लेते हो आप, तभी आप वहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाओगे, मतलब HBr और पर ऑक्साइड का होना जरूरी है। पर उसके अंदर क्या है कि मार्कोनिकोव रूल में जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन होता था उसी के पास हाइड्रोजन जाता था, लेकिन एंटी मार्कोनी में उल्टा होगा, जिसके पास जो है ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उसके पास Br जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा उसके पास हाइड्रोजन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल, जो कि आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल से होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन तो आप कर लोगे। साथ ही इंटेक्स के ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उन्हीं में से ये रिएक्शन है, HI के साथ रिएक्शन, Br2 UV लाइट के साथ रिएक्शन, ये NaI के साथ रिएक्शन जो है आपका SOCl2 के साथ रिएक्शन, ये HCl के साथ रिएक्शन, और ये सारे रिएक्शन हम अभी तक पीछे हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके जो है सबसे पहले आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ना, तो आप बॉइलिंग पॉइंट का ये वाला जो सीरीज़ है आपको याद रखना है, और ये किस वजह से होता है, वाई वंडर वॉल फोर्स के बढ़ने के कारण ये होता है। साथ ही इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग अलग, जैसे इसके अंदर भी 4 कार्बन है, इसके अंदर भी 4 कार्बन है और इसके अंदर भी 4 कार्बन है। तो इन चारों कार्बन में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो आपको क्या करना, कोई भी स्ट्रक्चर देखते आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमने लाइन ड्रॉ कर ली, इसकी भी हमने लाइन ड्रॉ कर ली और इसकी भी हमने लाइन ड्रॉ कर ली, मतलब ये जो है इतना बड़ा सर्कल बना, ये जो है इतना बड़ा सर्कल बनाया और इसने इतना बड़ा सर्कल बनाया। अब देखिए ये वाला सर्कल जो है ज़्यादा बड़ा है, ये तो सर्कल थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन वैसे देखा जाए, एक मिनट हम लाइन से कर लेते हैं। ये हमने लाइन किया, ये लाइन और ये लाइन। अब देखिए इन तीनों में सबसे बड़ी लाइन किसकी है, इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी लाइन सबसे छोटी है। तो जिसकी लाइन जितनी लंबी बनेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, जिसकी लाइन छोटी बनेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बेस्ड होता है। इसमें छोटा सर्कल, इसमें थोड़ा बड़ा सर्कल और इसमें ज़्यादा बड़ा सर्कल जो है वो बन रहा है, मतलब जितना एरिया ये कवर करता है उसी हिसाब से इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है। तो ये आप कर लोगे, जैसे अगर आइसोमर वाले अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम किस तरह से उसे करेंगे। और अगर बेंजीन में आ जाए कि अगर एक 2 क्लोरीन जो है इस तरह से लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन ऐसे लगे हुए हैं, फिर 2 क्लोरीन आपके मतलब ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो फिर मेटा और फिर पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट आप यहाँ से देख लोगे। वैसे तो बहुत ही कम ही डिफ़र करता है, लेकिन फिर भी पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो। सॉरी यहाँ पे गलत है, ये रहा, क्योंकि इसमें जो है वैसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका 453 है, मतलब ऑर्थो वाले का जो है सबसे ज़्यादा है, फिर पैरा वाले का और फिर मेटा वाले का। पर इसके जो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या है कि पैरा वाले का ज़्यादा है, क्योंकि मैंने यही बता दिया था मेल्टिंग पॉइंट पैरा वाले का ज़्यादा है, फिर आपका ऑर्थो है और फिर आपका मेटा आ जाता है। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हो, वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। फिर डेंसिटी की बात करोगे तो डेंसिटी में ब्रोमो आइडो
कि जो पॉलीक्लोराइड्स होते हैं ना, उसमें जो आपका जो उसका जो वजन होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है। तो सिंपल आप ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो के जो डेंसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा ही आप इसे मान सकते हो। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हेलो एल्केन जो होते हैं वो थोड़े बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन हाँ सॉल्युबल हो जाएंगे। अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सॉल्युबल वाले, तो आप इसे कर सकते हो। इंटेक्स क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में आपको इसे अरेंज करना है। पहले तो आप इन चारों के स्ट्रक्चर बनाओगे, ऐसे ही इन तीनों के स्ट्रक्चर बनाओगे। मैंने आपसे ऊपर कहा था कि आपको लिख देंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, लेकिन आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर बना पाओगे तभी आप इसका क्वेश्चन कर पाओगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि जो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, किस में जो है बड़ा सर्कल बन रहा है और किस में छोटा सर्कल बन रहा है। ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। फिर अब तक तो हमने पूरा का पूरा जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था, फिजिकल रिएक्शंस थे, हमने सारे के सारे देख लिए। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन मतलब अब हम हेलो एल्केन्स का रिएक्शन करवाएंगे। इससे पहले हमने हेलो एल्केन का फॉर्मेशन किया था, स्वाज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, और साथ ही आपका हमने सैंडमेयर रिएक्शन ऊपर हमने देखा था। और जितने भी आपके हमने देखे मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, या फिर जो हमने ऊपर हमने किए कि किस तरह से हम OH को हटा करके PCl3 PCl5 का यूज करके हम करते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे हेलो एल्केन्स के। तो इसमें 3 तरीके होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और मेटल के साथ रिएक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक चीज़ हटता है और दूसरा चीज़ आ जाता है। मान लो कोई भी एक यहाँ पर CX बॉन्ड था, CX बॉन्ड के बीच में क्योंकि हेलोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसके ऊपर रहता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और उसमें कार्बन पे आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ओके, कोई भी न्यूक्लियोफाइल रहेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर जाकर के अटैक करेगा, इस कार्बन के पास जिसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। इस कार्बन पे अटैक करने के बाद जो X है, हेलोजन है, उसे निकाल देगा बाहर, X माइनस के फॉर्म में वो चला जाएगा बाहर। तो ये सिंपल यही होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो जो है उस कार्बन पे जाकर अटैक करेगा, X को हटा देगा। अब बस इतना मान लो, बाकी इसकी पूरी मैकेनिज्म होती है, लेकिन हमने इतना कर दिया। ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है कि इसी टेबल में से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पर आप देखोगे कि RX प्लस में NU माइनस, तो इसमें RNU बनता है और X माइनस चला जाता है। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल था उसने तो R पर अटैक करके न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया R के साथ और X माइनस को कर दिया बाहर। ठीक उसी प्रकार से आपके कुछ रिएजेंट दिए हुए हैं, मतलब कि किसके साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है। जैसे अगर हमने NaOH के साथ करवाया, मतलब यहाँ पे कोई भी R है और फिर ये X है, इसके बाद हम रिएक्शन करवा रहे हैं प्लस करके NaOH के साथ, H2O के साथ, NaOR माइनस के साथ, Na। इस तरह से हम सभी के साथ हम अलग अलग रिएक्शन करवा रहे हैं। ओके, अब ये जो रिएक्शन करवा रहे हैं ना, इसमें आपको पता करना है कि आखिरकार क्या होने वाला है। कि अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो NaOH ब्रेक होगा, या तो KOH या फिर NaOH। ये ब्रेक होता है Na प्लस OH माइनस में। तो आपका क्या हो गया, OH माइनस जो है वो आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाला है। तो OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, और अब क्या होगा कि इस X की जगह आ जाएगा आपका OH। ठीक है, X हट जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा OH। मतलब शुरू में अगर RX था, तो बाद में ROH बन गया। ओके, ठीक है। अब ऐसे हो गया, तो ऐसे अब हम कर लेते हैं कि अगर H2O रहेगा तो ये भी H प्लस OH माइनस में टूटेगा, फिर उस R पर OH अटैक करेगा। अगर NaOR डैश रहेगा तो ये होगा R डैश O में, मतलब R डैश O में रहेगा, मतलब Na बाहर चला जाएगा। Na बाहर चला जाएगा तो Na, तो अगर यहाँ मान लो Cl लगा हुआ है तो NaCl बाहर चला जाएगा और ROR डैश जुड़ जाएगा। ऐसे ही अगर NaI रहेगा तो I जुड़ जाएगा, NH3 रहेगा तो NH2 जुड़ेगा। अगर कोई भी R डैश NH2, मतलब R जो है यहाँ पे एल्काइल शो कर रहा है, ये CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ हो सकता है। तो इस तरह से आपका R डैश NH2 रहेगा और R डैश आपका जुड़ जाएगा। अगर KCN रहेगा तो RCN होगा और AgCN रहेगा तो RNC होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद करना है। ये दोनों कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि KCN में तो आपका क्या जुड़ रहा है CN, और AgCN में आपका जुड़ रहा है NC। मतलब अगर AgCN रहेगा तो आपको बनेगा आइसोसाइनाइड और KCN रहेगा तो आपका बनेगा साइनाइड। ओके,
इसका अगर हम आगे देखते हैं कि अगर KNO2 रहेगा तो आपका बन जाएगा आप जो है RONO, अगर AgNO2 रहेगा तो RNO2, और R-COAG रहेगा तो R-COR, और LiLH4 रहेगा तो RH, और R-M पॉजिटिव मतलब कोई मेटल वगैरह रहेगा तो मेटल में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, R पे नेगेटिव चार्ज, तो पूरा R हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक वाला जो रिएक्शन है जितने भी है काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे। फिर यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है वही वाला जो कि मैंने पूछा था कि KCN में तो CN और AgCN में NC क्यों। तो इसका जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, आप इसे एक बार देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो मतलब ईजी है। इसमें फिर आपका जो है मैकेनिज्म आ जाता है इसके अंदर, जो कि आपका क्या होता है SN2 और SN1। SN2 और SN1 में ना सिर्फ 3 चीज़ मैं बताऊंगा, उससे पूरा का पूरा आपका जो है चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं भी दोबारा SN1 और SN2 को देखने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। आप आसानी से बता दोगे कि SN2 में कौन सा फास्ट रिएक्टिव करेगा और SN1 में कौन सा किस तरह से रिएक्टिव करने वाला है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि SN2 में एक स्टेप में रिएक्शन होता है, बात खत्म। एक स्टेप में रिएक्शन होगा, एक स्टेप में रिएक्शन होता है, और वो डिपेंड करता है कि आखिरकार जो है कोई भी जो मान लो कोई सेंट्रल कार्बन है, इस सेंट्रल कार्बन में से जो भी न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो इस सेंट्रल कार्बन पे आकर के अटैक करेगा, बट ये बैक साइड से अटैक करेगा और इस क्लोरीन को हटा देगा और इसको जो है वो पीछे की तरफ, जैसे कि छतरी होता है ना, छतरी को वो उल्टा कर देगा। मान लो ये इस तरह से छतरी था, तो बाद में जब कन्वर्ट होने के बाद इस तरह से अपोजिट में ये बन गया है, मतलब ये ऐसा था और बाद में ये ऐसा हो गया। मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो जुड़ जाएगा, और जो पहले वहाँ से हैलोजन लगा हुआ था वो आखिरकार वहाँ से आपका हट जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक हिंड्रेंस आता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा उसका SN2 उतना ही टफ होगा। मतलब जैसे ये सेंट्रल एटम था C और ये था X, बाद में अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपका लगा हुआ है, और इसमें अगर OH माइनस आपका आ करके अटैक करता है, अगर OH माइनस आपका आ करके अटैक करता है तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट, OH माइनस सॉरी, जैसे कार्बन है यहाँ पे X था, यह हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर OH माइनस जो है आ करके अटैक करना चाह रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या कर देगा, पलट देगा। लेकिन अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह कोई बड़ा कंपाउंड लगा हुआ, मान लो यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, तो इसे थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर भीड़ आ गया है, जितना ज़्यादा भीड़ आ जाएगा उतना ही ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, मतलब उतना ज़्यादा भीड़ भड़ाका वाला एरिया हो जाएगा, उसे क्रॉस करके जाना मुश्किल होगा। अब मान लो यहाँ पर भी CH3 आ गया, यहाँ पे भी CH3 आ गया, अब इसे इतना ज़्यादा भीड़ वाले एरिया से अगर OH माइनस को गुजरना होगा तो इसके लिए SN2 मुश्किल होगा, मतलब इसके अंदर SN2 जो है वो फास्ट नहीं होगा बल्कि स्लो होगा। ऐसे यहाँ पर मान लो CH3 के बजाय C2H5 आ जाए तो और भी मुश्किल हो जाएगा। बस आपको SN2 में इतना ध्यान रखना है, चीज़ें अपने आप ही कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन पर बताया गया है वो तो मिरर कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे यहाँ पे ये रहा, मैंने वही जो हिंड्रेंस के बारे में बताया था कि जो प्राइमरी हैलाइड का जो रिएक्शन होता है वो फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री से। क्यों? क्योंकि भीड़ बढ़ गया, यहाँ पे कुछ नहीं, आराम से आएगा, पट से जी रिएक्शन किया, X को निकाला और खुद NU लग गया। लेकिन अब ये थोड़ा सा एरिया बढ़ गया है, इसमें घुसना मुश्किल होगा। अब ये और ज़्यादा एरिया बढ़ गया है, घुसना और मुश्किल होगा। अब इतना ज़्यादा जो है पूरा का पूरा पैक्ड है, तो इसके अंदर से खोपचे में से निकल के धुपक के जाना थोड़ा और मुश्किल होगा, तो इससे जो रिएक्टिविटी है वो घट जाएगी SN2 की। ओके, ये तो SN2 हो गया। SN1 में आपको ध्यान रखना है कि SN1 जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। ठीक है, SN1 जो होता है आखिरकार आपका 2 स्टेप में होता है, और SN1 में जो है वो थोड़ा सा अपोजिट आपका हो जाता है कि जिस तरह से जो SN2 में जो था रिएक्टिविटी SN1 में उससे जस्ट अपोजिट होता है, और ये 2 स्टेप में होता है। ये रहा, मतलब इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, फिर इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है, मतलब इस कार्बोकेटाइन से जितना ज़्यादा कार्बन जुड़ा होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उसका जो रिएक्टिविटी होगा वो फास्ट होगा। तो इस तरह से SN1 जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, उससे जस्ट अपोजिट होता है। लेकिन एक जगह पे चीज़ें सेम देखने को मिलेगी, जैसे ये रहा, ये तो मैंने बता दिया। जैसे SN2 में अगर रिएक्टिविटी ऐसे है तो SN1 में रिएक्टिविटी उल्टी होगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपके इस तरह के ग्रुप हैं, RI ग्रुप, RBr,
RCl और RF, मतलब सब कुछ तो सेम दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे जैसे मान लीजिए CH3X है, या आप मान लिए यहाँ पर CH3X था, तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वो तो क्या होगा कि अगर X है तो ठीक है भाई, इसकी जो SN2 में रिएक्टिविटी फास्ट होगी और SN1 में स्लो होगी। लेकिन अब क्या कर दिया, इस X को यहाँ से हटा करके, इस X को यहाँ से हटा दिया, इस X को यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पर क्या लगा दिया है, अब आपका यहाँ पर लगा दिया गया है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अलग अलग चार लगा। पर अब देखो कंपाउंड तो सेम है, सिर्फ हेलोजन को इन्होंने अलग किया। अगर सिर्फ हेलोजन को अलग करेगा ना, तो जो RI वाला ग्रुप रहेगा जिसमें आयोडीन जुड़ा होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, चाहे वो SN1 हो या फिर SN2 हो। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच वुड, कि कौन सा SN2 रिएक्शन में फास्ट जाएगा, इन दोनों को देखना है। और ऐसे ही इन दोनों को इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आई जो है वो ज़्यादा है, तो फटाफट से जी क्या होगा, अपना SN2 में चला जाएगा। चाहे SN1 पूछता है फिर SN2 पूछता, इसमें तो यही वाला रहना था आपका, आयोडीन वाला ही। लेकिन इसमें क्या है कि हिंड्रेंस की बात आ जाती है, तो इसमें क्या है, इसके अंदर जो है हिंड्रेंस आपके जो है, मतलब जिसमें, एक मिनट, ये रहा, जैसे ये जो क्लोरीन से डायरेक्ट यहाँ जुड़ा हुआ, इस चीज़ से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ये जो क्लोरीन है वो इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब इस वाले कार्बन पे उतना ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं है, मतलब ये क्लोरीन तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, साथ ही 2 हाइड्रोजन से भी जुड़े हुए हैं। पर इसमें क्या है, ये तो इसमें हिंड्रेंस थोड़ा ज़्यादा है, इसमें हिंड्रेंस कम है, तो SN2 रिएक्शन इसके अंदर फास्ट देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपका यहाँ से आपका स्टीरियोकेमिकल ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह आ जाता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर वाली चीज़ें अगर आप नहीं भी करोगे तो भी इसमें आपका जो है काम आसानी से बनते हुए चला जाएगा। ये मिरर वगैरह वाले क्वेश्चन होते हैं कि किस तरह से एक आयल कार्बन क्या होता है, तो ये तो 11th में पूरा का पूरा अच्छे से आपका बताया गया है, रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर कैसे होते हैं, रिटेंशन वगैरह। अगर इसे आप नहीं भी करोगे तो भी आपका काम आसानी से बन जाएगा। उतना चीज़ जो अभी तक मैंने बताया था ऊपर, वो आपको कर लेना है। इसके बाद आपका आ जाता है रिएक्शन विद मेटल, कि मेटल के साथ चीज़ें किस तरह से रिएक्ट करने वाली हैं। मेटल में क्या है कि कोई भी अगर मान लो ब्रोमो एल्केन है, उसके साथ Mg मैग्नीशियम का हमने रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ डाईथर, वो बना लेता है MgBr, 2 कार्बन तो रहेगा ही, और ये Mg जो है वो आपका जुड़ जाएगा ये इसके पास, और आपका बना लेगा MgBr। इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, वो भी हम आगे फटाफट से हम देख लेते हैं। इस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेटल होगा उस पर तो होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और जो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, यानी कि कोई भी हेलोजन होगा, उस पर होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये सिंपल आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जब आप रिएक्शन करवाओगे ना, जैसे हम यहाँ पे RMgX में H2O का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जैसा हमने ऊपर देखा था ये रहा कि Mg के ऊपर तो पॉजिटिव है, X के ऊपर नेगेटिव है, तो H2O जो है वो ब्रेक किसके अंदर हो जाएगा, H+ और OH- में। तो मतलब अगर Mg के पास पॉजिटिव है तो OH- जो है वो Mg के पास जाएगा, और H+ जो है वो आपका X के पास जाएगा। तो ये आपके का जो आपका कंपाउंड बन जाएगा कि RH और जो MgOH है ये पूरा का पूरा सेपरेट हो जाएगा। मतलब ये MgX तो अलग हो जाएगा, ये अलग भाग गया किसके साथ जुड़ के, OH- के साथ, और ये जो R के साथ आपका जो है ये वाला हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये आपका RH बन गया, और वहाँ पे आपका MgOH बन गया। इसके बाद आता है आपका बूर्ज रिएक्शन। बूर्ज रिएक्शन में सिंपल है कि आपको कोई भी एक हेलो एल्केन लेना है, उस हेलो एल्केन के 2 यूनिट लेने हैं। उस हेलो एल्केन के हमें कितने यूनिट लेने हैं, 2 यूनिट। उसका रिएक्शन आप जैसे ही सोडियम के साथ करवाओगे वो भी 2 यूनिट रहेगा, तो आपका जो है NaX ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। अगर हमने 2-2 यूनिट लिया है तो 2 यूनिट निकलेगा, और इस RX के भी हमने 2 यूनिट लिए थे, तो इस RX के भी हमने 2 यूनिट लिए थे, तो दोनों R जो है वो एक साथ आपका जुड़ जाएगा। तो ये आखिरकार आपका होता है बूर्ज रिएक्शन। तो ये भी नेमिंग रिएक्शन है, बूर्ज रिएक्शन कहा जाता है, इसे भी आप अच्छे से याद रखोगे। इसके बाद आपका आता है रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। हेलो एरिन का रिएक्शन हम किस तरह से करवाते हैं, ये तो आपका यहाँ पर क्या बनाया गया है, रेजोनेंस बनाया गया है, कि रेजोनेंस बना के दिखाया गया है कि क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगली बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो यहाँ नेगेटिव और ये तो पॉजिटिव रहेगा ही, और एक बार यहाँ नेगेटिव। मतलब जहाँ जहाँ पर नेगेटिव है वहीं पर कोई भी किस तरह से रिएक्ट करने वाला है वो हम आगे हम देखेंगे। ये डिफरेंस है sp2 और sp3 हाइब्रिड कार्बन क्या होते हैं,
मतलब sp2 हाइब्रिड कार्बन और sp3 हाइब्रिड कार्बन आपको निकालना आता है ये कि जिस कार्बन पे, जैसे यहाँ पे कार्बन है, अगर इस कार्बन से कितने जो है 1 2 और ये 3 जुड़े हुए हैं तो वो आपका हो जाएगा sp2 हाइब्रिड, और इस कार्बन से 1 2 3 और ये 4 जुड़े हुए हैं तो ये आपका हो जाएगा sp3 हाइब्रिड कार्बन। तो ये तो सिंपल है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब यहाँ पे अगर क्लोरीन लगा हुआ है और इसमें अगर हम, जैसे बेंजीन है, अब बेंजीन में क्या है कि हमने जैसे ऊपर रेजोनेंस देखा था उसके कारण जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड, मतलब कि पार्सली डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रखा है। ये देखिए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड क्योंकि हमने जस्ट था, यहाँ पे क्या आ रखा है, डबल बॉन्ड आ रखा है। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना जो होता है वो हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल, वो होता है थोड़ा सा मुश्किल। तो अगर हम इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाते हैं, OH माइनस का रिएक्शन करवाते हैं इसके ऊपर, तो इसे ब्रेक करना मुश्किल है। तो अगर ब्रेक करना मुश्किल है तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रेशर भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और हमने NaOH का यूज किया तब हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये बहुत ही आसानी से हो जाए, कि हम किसी भी तरह से बहुत ही आसानी से हम क्लोरीन को हटा करके OH लगा दें, तो इसके अंदर आपको एक लगाना पड़ेगा विड्रॉइंग ग्रुप। कहाँ पे, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ देखा था, ये रहा कि या तो ऑर्थो पे नेगेटिव है, ये रहा ऑर्थो पे नेगेटिव है, या फिर पैरा पे नेगेटिव है। तो अगर इन दोनों जगह पे आप कोई भी एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा लेते हो, मान लो हमने NO2 लगा दिया, तो उससे क्या होगा कि जो पार्शली डबल बॉन्ड का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा वीक होते हुए चला जाएगा, और उसके अंदर जो बॉन्ड ब्रेकिंग की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। जैसे मान लो अगर सिंपल था तो हमने 623 केल्विन का टेम्परेचर हमने लगाया, तब जाके इसने OH का फॉर्मेशन किया। लेकिन अगर हमने एक NO2 लगाया तो हम 443 केल्विन पे ही हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने 2 NO2 लगा दिया तो हम 368 केल्विन पे ही हम ये रिएक्शन करवा सकते हैं। अगर हमने तीनों जगह NO2 लगा दिया तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हल्का सा गर्म करो और वो पट से Cl जो हट के वहाँ पर OH जुड़ जाएगा। तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ये जो है यहाँ पे पूरा का पूरा इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, मैकेनिज्म आता नहीं है, इसलिए आप बस उतना मानो कि हाँ भाई कोई भी NO2 ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पे पैरा पे, तो उसमें हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, किसमें कितना देना पड़ेगा ये आपको ध्यान रखना है। कि अगर कोई भी नहीं लगा हुआ है तो 623, एक लगा हुआ है तो 443, और अगर 2 लगे हुए हैं तो 368, और तीनों जगह लगे हुए हैं तो बस हल्का सा गर्म कर दो, वार्म कर दो। ओके, इसके बाद आपका आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि कोई भी अब इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ पर अटैक करने वाला है। तो ये तो वही है, रेजोनेंस दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ नेगेटिव है, जिस तरह से ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव है और पैरा पर आपका नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 5 पार्ट होते हैं, क्या क्या, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलोजिनेशन की। हेलोजिनेशन में हमने एक ले लिया है कोई भी हेलो एरिन, हेलो एरिन मतलब हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, हेलो एरिन ही है, हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। इसके अंदर हमने डाला Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। ये आपको रिएजेंट याद रखने हैं कि Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। तो इसके अंदर एक बार जो क्लोरीन है वो जाके जुड़ेगा पैरा पर, और एक जो है वो जुड़ेगा आपका ऑर्थो पर। क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर ही नेगेटिव चार्ज था, तो इसी वजह से हमारा एक ऑर्थो पे जुड़ गया और एक पैरा पे जुड़ गया। इन दोनों में से जो मेजर होगा ना वो आपका होगा पैरा वाला। तो बस आपको मेजर भी ध्यान रखना कि मेजर होगा पैरा वाला। ऐसे अगर नाइट्रेशन होता है तो नाइट्रेशन में हम HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं। इसमें आपका NO2 है वो जाके जुड़ता है एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, पैरा वाला आपका होगा मेजर, बात खत्म। सल्फोनेशन में कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं, इसके अंदर जुड़ता है SO3H, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, बस बात खत्म, पैरा वाला आपका हो गया मेजर। फिर है फ्रीडल क्राफ्ट में 2 होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कोई भी क्लोरो एरिन है या फिर हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसमें आप रिएक्शन करवाओगे CH3Cl का इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये जो CH3 है ये आपका इसमें जाकर के जुड़ेगा एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, पैरा वाला मेजर। अगर हम उसमें देखें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो उसमें CH3COCl इसका रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3।
इसमें जुड़ता है COCH3 और COCH3, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, पैरा वाला मेजर ऑर्थो वाला माइनर, सब में तो यही था, तो कोई दिक्कत हमें हुई नहीं। बाद में कुछ मेटल के साथ यहाँ भी रिएक्शन करवाया गया है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था वुड्स रिएक्शन। अब यहाँ पर वुड्स फिटिक रिएक्शन आपका आता है। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि अब हम पहले फिटिक रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में क्या था, हमने कोई भी एक हेलो एल्केन लिया था, लेकिन वही उसकी जगह अगर हम हेलो एरिन लेते हैं, मतलब बेंजीन वाले कंपाउंड लेते हैं, तो वो आपका कहलाता है फिटिक रिएक्शन। बाकी सारी चीज़ें सेम है, 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2NaX बन गया, और जो बेंजीन है ये डबल बन गया, डाइफिनाइल बन गया। और अगर हम क्या करते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन में, एक तो हम लेते हैं हेलो एल्केन और एक हम लेते हैं हेलो एरिन, मतलब एक सिंपल चैन वाला और एक बेंजीन वाला। उसमें क्या होगा कि आपका वहाँ भी NaX तो बाहर जाएगा। अब ये जो दोनों के दोनों R ग्रुप है, इसका R क्या है, बेंजीन है, इसका R ही है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, इस बेंजीन के ऊपर R जुड़ जाएगा, जहाँ से X हटा है वहीं पर आपका R जाके जुड़ेगा। तो ये हो गया। इसके बाद आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आपको कर लेने, खास करके इस वाले क्वेश्चंस को आप 100% कर लोगे। कि जैसे हमने यहाँ पे कोई भी साइक्लो है, उसमें हमने ड्राई ईथर डाला तो ये MgBr बन जाएगा, फिर आप वापस उस पर H2O का रिएक्शन करवाओगे तो फिर आपका क्या होगा, MgOH और Br, ये तो हट जाएगा और वापस वहाँ पर लग जाएगा आपका हाइड्रोजन। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला जो रिएक्शन है ये तो वही है, वुड्स रिएक्शन है, इसे आप कर लोगे, और ये भी वही है, RMgBr लगाओगे, फिर D2O लगाओगे। तो अगर हमने यहाँ पे D लगाया है तो इसलिए यहाँ पर D आकर के जुड़ गया। अगर हम H2O का यूज करते तो यहाँ पर आपका H जुड़ता, ना कि D। और ये तो आपको वही वाला है वुड्स रिएक्शन, आप इसे कर लोगे। फिर पॉली हैलोजन कंपाउंड होते हैं, इसमें आपको सिर्फ ज़्यादा चीज़ें तो करनी नहीं है, बस DDT का एक बार स्ट्रक्चर आप देख लोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि DDT का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपसे पूछ लेता है, बाकी इसमें से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। इसके बाद आपके जो है कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपको कर ही लेने हैं, जैसे कि जो कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको IUPAC नेम लिखने हैं, एक बार बस इन्हें प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चंस का तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे डायपोल मूवमेंट वाला क्वेश्चन, ये आपको कर लेने हैं। साथ ही राइट द इनके आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, मतलब आपको जो है नाम है वो दिया हुआ है और इससे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये भी आप आसानी से कर लोगे, मतलब इनको तो आपको कर ही लेने हैं। साथ ही 10.12 आप कर लोगे कि ऐसा क्यों, वाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। और 10.14 में इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, रिएजेंट दिया हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बताना है। जो भी अब तक हमने पढ़ा है उसी से ही है। जैसे ये परऑक्साइड वाला हो गया, एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये मार्कोनिकोव रूल वाला हो गया, इसमें तो OH हट के Cl जुड़ जाएगा। ये KCN वाला हो गया जिसमें कि Br हट के CN जुड़ जाएगा, और यहाँ पे आपका ये KOH वाला हो गया जिसमें कि OH जुड़ जाएगा, और ये Na वाला हो गया जिसमें I जुड़ जाएगा। तो ये तो सिंपल सारे क्वेश्चन हैं। फिर 10.16 में वही है SN2 का, आपको किस तरह से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, सभी के आप पहले फटाफट स्ट्रक्चर बना लोगे, फिर आप बताओगे कि किस तरह से होने वाला है। इसके बाद आपका है कन्वर्जन वाला, कि आपको प्रोपिन दिया हुआ है, प्रोपिन से आपको प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। आप कैसे भी बनाओ, हमें नहीं मतलब, किसी को भी कोई मतलब नहीं है, आपको बस प्रोपिन दिया हुआ है और प्रोपिन से प्रोपेन 1 ऑल आपको बनाना है। इसी तरह से इन सभी को आपको प्रिपरेशन करना है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन पे जाना है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, एक बार अगर आप इन्हें कर लेते हो तो इस चैप्टर के सारे रिएक्शन ना आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सारे रिएक्शन आपके बिल्कुल टिप्स पे आ जाएंगे, आप उसे आसानी से कर पाओगे। इसका बाद हम बढ़ते हैं 10.22, ये वाला कर लेना कि व्हाट हैपन, क्या होगा जब हम N-ब्यूटाइल क्लोराइड को ट्रीट करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये भी एक तरह से क्या है, रिएक्शन ही है। जैसे मिथाइल क्लोराइड को हमने रिएक्ट करवाया KCN के साथ, तो KCN के साथ क्या होता है, AgCN के साथ क्या होता है, ये आपको सभी चीज़ें पता है। इस चैप्टर में बस इतना ही पोर्शन था। इन सब चीज़ों को मैंने जितना भी समझाया वो, और साथ ही जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उन क्वेश्चंस को एक बार आप कर लोगे, पूरा का पूरा चैप्टर जो है लगभग आपका 40 से 45 मिनट लगा, पूरा का पूरा चैप्टर हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको मुश्किल से आधा घंटा और लगेगा सारे क्वेश्चंस को करने में। आप कुछ कुछ क्वेश्चन कर लीजिए जो आपको लगता है कि आपने नहीं किया है या आपको थोड़े अलग से लग रहे हैं, तो मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा और चला जाएगा, मतलब आपका 1.5 से 2 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से ये जो कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको ऐसे ही हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ।